हेलो एवरीवन, हम डिस्कस कर रहे हैं विजन आईएएस के जुलाई मंथ के करंट अफेयर्स को। और इस वीडियो का हमारा जो सेक्शन रहेगा वो रहेगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है क्रिस्पर कैस9, स्पेस टूरिज्म, नेशनल एंटी डंपिंग एक्ट 2022, फिर पीएसएलवी, जेडब्ल्यूएसटी और एलजेड डार्क मैटर डिटेक्टर क्या है, पेंटा क्वार्क्स क्या है, टेंटा क्वार्क्स क्या है, फाइबराइजेशन क्या है, तिहान क्या है। फिर इसके बाद हम देखेंगे क्रिप्टो जैकिंग। फिर उसके बाद का टॉपिक होगा बैटरी सर्टिफिकेशन एंड क्वालिटी कंट्रोल, रिपोर्ट ऑन एक्सेलरेटिंग एक्सेस टू जीनोमिक्स, ड्रग मेडिकल सर्विसेज एंड कॉस्मेटिक बिल, मंकी पॉक्स, अफ्रीकाज फर्स्ट मलेरिया वैक्सीन। और फिर कौन कौन से वायरसेस न्यूज में रहे हैं इस मंथ में, डिजीज कौन सी न्यूज में रही हैं, फिर बायोप्लास्टिक एंड द लास्ट टॉपिक विल बी पॉप फेम। तो अब देख लेते हैं इन सारे टॉपिक्स को डिटेल में। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है क्रिस्पर कैस9। ये जो टॉपिक है ना, ये प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखें तो 2-3 क्वेश्चन यहाँ से आए हुए हैं। और वैसे भी जो बायोटेक्नोलॉजी है वो यूपीएससी का फेवरेट एरिया है। यहाँ से हर साल एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो इस हिसाब से भी ये टॉपिक प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्रिस्पर कैस9 ये टॉपिक कवर करने से पहले हम कुछ बेसिक डेफिनेशन देख लेते हैं कि डीएनए क्या होता है, आरएनए, जीनोम, मॉलिक्यूलर सीजर्स, ये क्या चीज है। सबसे पहले डीएनए देखते हैं। डीएनए जो है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। ये एक तरीके का हेरिडेटरी मटेरियल है जो मोस्ट ऑफ द लिविंग बींग्स में पाया जाता है। जो आरएनए होता है ये भी एक हेरिडेटरी मटेरियल ही होता है। इसका पूरा नाम होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। मगर जो ये हेरिडेटरी मटेरियल है ये बहुत सारे वायरसेस में पाया जाता है। जीन्स जीन्स क्या होती हैं? जीन जो होती है वो एक डीएनए का ही एक स्पेसिफिक सेक्शन होती है जो आरएनए और प्रोटीन की मेकिंग में इन्वॉल्व होती हैं। फिर जीनोम जो होता है, जीनोम किसी भी ऑर्गेनिज्म का डीएनए का एक कंप्लीट सेट होता है जिसमें सब इंक्लूडेड होते हैं। क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर आपका होता है जीन, और जीन जो है डीएनए, और डीएनए के अंदर होती है जीन। तो जीनोम जो है वो एक पूरा जो कंप्लीट सेट होता है डीएनए को, उसको जीनोम बोला जाता है। इसके बाद आता है मॉलिक्यूलर सीजर। मॉलिक्यूलर सीजर जो है, सीजर नाम से ही पता चल रहा है कुछ कट करने के काम आता है। तो ये क्या करता है कि जो भी हमारा डीएनए होता है, जो अनवांटेड डीएनए होता है जहाँ पे हमें जीन एडिटिंग करनी होती है, ये उस एरिया को कट करने में हेल्प करता है। ठीक है, फिर देख लेते हैं कि ये जो क्रिस्पर है वो क्या है। क्रिस्पर एक तरीके का जेनेटिक कोड होता है या फिर एक सीक्वेंस होता है जो बैक्टीरिया में पाया जाता है। तो इसके अलावा ये तो हो गया क्रिस्पर। अब कैस9 क्या है? कैस9 जो है वो क्रिस्पर के आसपास ही कुछ जीन्स जो होती हैं वो लोकेटेड होती हैं, जिनको कैस9 बोला गया है। एक बार जो ये जीन्स हैं जब एक्टिवेट हो जाती हैं तो एक स्पेशल एंजाइम बनाती हैं जो कि क्रिस्पर के साथ साथ ही इवॉल्व होता रहता है। और जो ये कैस एंजाइम है ना, इसकी एबिलिटी होती है एज अ मॉलिक्यूलर सीजर काम करने की। इसका काम क्या होता है कि हमें देखना है कि जो पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे जीन एडिटिंग हमें करनी है, तो वहां पर ये मॉलिक्यूलर सीजर की तरह काम करेगा। ये उस एरिया को कट कर देता है और वहां पर फिर हम अपना वांटेड डीएनए को प्लेस कर सकते हैं। फिर जो क्रिस्पर होता है, इसके 3 एलिमेंट्स होते हैं। फर्स्ट होता है गाइड आरएनए, दूसरा होता है क्रिस्पर कैस9, और तीसरा होता है डीएनए। जो गाइड आरएनए है वो हेल्प करता है। गाइड का मतलब ये होता है कि किसी चीज के बारे में ये बताता है, इंफॉर्मेशन देता है। तो ये बताता है कि कौन सी टारगेटेड जीन है जहाँ पे प्रॉब्लम है जिसको हमें रिप्लेस करना है। फिर उसके बाद आता है क्रिस्पर कैस9। क्रिस्पर कैस9 जो है ये एक तरीके का सिजर की तरह काम करता है। जो जीन हमें एडिट करनी होती है ये उस एरिया को कट डाउन कर देता है। फिर उसके बाद जो एरिया कट कर दिया गया है वहां पर हम हमारा अपना जो वांटेड डीएनए है उसको प्लेस कर सकते हैं। अब जो ये क्रिस्पर कैस9 का प्रोसेस है ये एक एग्जाम्पल के थ्रू जो है इन्होंने समझाया है। इसमें एक गर्ल का एग्जाम्पल लिया है, सुजान, जिसको सिकल सेल डिजीज है। अब देखेंगे ये एक डीएनए है जिसका डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। हमें पता है डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है।
अब इसमें इस एरिया में जो है वो प्रॉब्लम दिखाई गई है। इसमें पता चलता है कि यहाँ पर जो है जीन एडिटिंग की जरूरत है। अब जीन एडिटिंग की जरूरत है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो लैब है, लैब में हम क्या करेंगे, एक गाइडेड आरएनए तैयार कर लेंगे। और गाइडेड आरएनए जो हमने तैयार किया है, यहाँ पे हमने लैब में गाइडेड आरएनए तैयार किया, फिर उसमें क्या किया हमने, उसको मिक्स कर दिया मॉलिक्यूलर सीजर को, जो कि क्या है, Cas9 है, उसको इस गाइडेड आरएनए में मिक्स कर दिया और ये इंजेक्शन के थ्रू जो है ये सुजैन को दिया। अब सुजैन को जब ये इंजेक्शन दिया गया तो ये जो म्यूटेड डीएनए है इसका पता लग गया, ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि यहाँ पे प्रॉब्लम है और इसको हमें कट करना है। फिर इस मॉलिक्यूलर सीजर की हेल्प से, जो कि Cas9 है, हम अफेक्टेड एरिया को कट कर सकते हैं। और जब ये एरिया कट कर दिया गया है तो यहाँ पर जो ये हमारा वांटेड डीएनए है, जिस सीक्वेंस को हम बनाना चाहते हैं, जिस डीएनए सीक्वेंस को, उसको हमने यहाँ पर प्लेस कर दिया। इसके बाद ये हमारा जो हेल्दी डीएनए है वो तैयार हो गया और जो सुजान है वो सिकल सेल डिजीज से मुक्त हो गई। अब जब हमें इतनी बेनिफिशियल टेक्नोलॉजी का पता चल गया है तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं, जैसे प्रिडिक्टिव एंड प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। इससे क्या होगा, जितनी भी रेयर जेनेटिक डिजीज हैं उनका अर्ली स्टेज पे ही पता लगाया जा सकता है और जीन एडिटिंग के थ्रू उसको ठीक भी किया जा सकता है टाइमली। फिर उसके बाद फूड सिक्योरिटी, हम जीन एडिटिंग करके वाटर एफिशिएंट क्रॉप्स को उगा सकते हैं, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ क्रॉप्स, और जितने भी प्लांट हैं या फिर हाई यील्डिंग एनिमल्स हैं उनकी जीन एडिटिंग करके उनको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एडिट कर सकते हैं। उसके अलावा इसका यूज जो है फार्मास्यूटिकल और बायोटेक्नोलॉजी में भी बहुत है। इसमें क्या होगा कि फार्मास्यूटिकल और बायोटेक्नोलॉजी में क्या होगा कि किसी भी पेशेंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो ट्रीटमेंट है उसको कस्टमाइज किया जा सकेगा। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज के लिए, चेंज में भी ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा कि एग्रीकल्चरल एमिशन जो है वो बहुत हद तक लिमिट कर सकते हैं जीन एडिटिंग के थ्रू, और जो क्रॉप्स हैं उनको और भी ज्यादा रेजिलिएंट बनाया जा सकता है अगेंस्ट एक्सट्रीम क्लाइमेट। इसके बाद जो हम देखेंगे कि जो कुछ साइंटिफिक ब्रेक थ्रूज हैं यूजिंग क्रिस्पर Cas9, बहुत सारी जगह हैं जहां पर इसको यूज करके देखा गया है और यहाँ से पॉजिटिव रिजल्ट भी आए हैं। जैसे कैंसर ट्रीटमेंट में इसका यूज करके देखा गया है, HIV में, पार्किंसन डिसीज को ठीक करने के लिए, जेनेटिक मैनिपुलेशन में इसका यूज करके देखा है, और यहाँ पर जो ये टेक्नोलॉजी है ये बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रही है। इसके अलावा जो इंडिया है, इसमें भी इंडिया भी बहुत ज्यादा अ, इस इस टेक्नोलॉजी में रिसर्च कर रहा है। जैसे सिकल सेल एनीमिया के लिए एग्री फूड में कैसे किया जा सकता है, इसके लिए हमने, हमारे जो रिसर्चर्स हैं उसमें नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी के तहत बनाना में उन्होंने जीन एडिटिंग करने करी है। उसके बाद जो है बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं उनको मिनिमाइज करने में भी ये हेल्प करता है। अब हर चीज के जिसके भी बेनिफिट्स होते हैं उनके कुछ ना कुछ चैलेंजेस भी होते हैं, तो इसमें भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं टेक्नोलॉजी को यूज करने में। जो सबसे पहला चैलेंज है वो है एथिकल चैलेंज। इसमें क्या है कि जीन एडिटिंग के थ्रू इन फ्यूचर हो सकता है कि डिजाइनर बेबीज बना दिए जाएं। अब हर कोई इंसान जैसा अपना बेबी चाहेगा वो वैसे डिजाइन कर पाएगा, उस तरीके से कस्टमाइज कर पाएगा। अब जैसे हाइट अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, इंटेलिजेंस कम या ज्यादा जैसा भी चाहिए, तो इसमें क्या होगा, जस्टिस और इक्वालिटी जो है वो नहीं रह पाएगी, क्योंकि रिच पीपल जितने होंगे उनके पास सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है, उनके पास पैसा है, तो वो अपने हिसाब से अपने बेबीज को डिजाइन कर पाएंगे, पर जो पुअर है वो वैसे के वैसे रह जाएंगे, और क्या होगा, इससे फेयर जस्टिस नहीं हो सकेगा। इसके अलावा कुछ रिस्क एंड बेनिफिट्स भी हैं इसके, उनको बैलेंस करना, रिस्क है और जो बेनिफिट्स हैं उनको बैलेंस करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इस टेक्नोलॉजी का बहुत ही अच्छे तरीके से यूज किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर इस टेक्नोलॉजी को बहुत पुअर और नॉन स्टैंडर्डाइज तरीके से अप्लाई किया गया तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट हो सकती हैं। इसके अलावा जो है इकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि जो हमारा एनवायरमेंटल जीन पूल है ना, वो परमानेंटली डैमेज हो सकता है। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं इस टेक्नोलॉजी को लेकर। इसके बाद इसके कुछ वे फॉरवर्ड भी हैं, जिसमें सबसे पहला आता है एल्ट्रुइस्टिक साइंस। इसमें ये बोलता है कि जो ये क्रिस्पर Cas9 टेक्नोलॉजी है ये ज्यादा से ज्यादा ह्यूमन हेल्थ
और वेलबींग के लिए ही यूज होनी चाहिए। इसकी कंसेंसस बेस्ड एप्लीकेशन होनी चाहिए, सेफ और इफेक्टिव रिसर्च होनी चाहिए। और जब तक अगर कोई डिजीज है और उसका कोई ऑल्टरनेटिव है उसको ट्रीट करने के लिए, तब तक जर्म लाइन एडिटिंग को परमिट नहीं करना चाहिए। और ये जो टेक्नोलॉजी है, जो हमारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 है, उसको फॉलो करता हुआ होना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्पेस टूर। जो स्पेस टूरिज्म होता है, ये एक तरीके का सेगमेंट है स्पेस ट्रेवल का, जो क्या करता है, एस्ट्रोनॉट्स के अलावा आम आदमी को भी अलाउ करता है कि वो स्पेस में ट्रेवल कर सके, रिक्रिएशनल, लेजर और बिजनेस पर्पसेस के लिए। और अभी इसी तरीके से इसरो जो है वो भी अपनी कैपेबिलिटीज को डेवलप कर रहा है स्पेस टूरिज्म में। जो स्पेस टूरिज्म होता है, इसका एम यही है कि जो स्पेस का एरिया है वो मोर एंड मोर एक्सेसिबल बनाया जा सके उन लोगों के लिए जो एस्ट्रोनॉट्स नहीं है और वो नॉन साइंटिफिक रीजन से स्पेस में ट्रेवल करना चाहते हैं। अब इसमें बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज हैं जो काम कर रही हैं, जैसे ब्लू ओरिजिन, वर्जिन गैलेक्टिक, एलन मस्क की जो है वो स्पेस एक्स है। ये सारी कंपनीज हैं जो इस स्पेस टूरिज्म सेक्टर में काम कर रही हैं। अब जो स्पेस टूरिज्म है, इसको भी डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जैसे ऑर्बिटल, सब ऑर्बिटल, लूनर टूरिज्म एटसेट्रा। यहाँ पे हम थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं कि जो सब ऑर्बिटल टूरिज्म होता है या फिर जो ऑर्बिटल टूरिज्म होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले जो एल्टीट्यूड होता है सब ऑर्बिटल टूरिज्म में, वो 100 किलोमीटर तक, मतलब ये अर्थ है, अर्थ के ऊपर 100 किलोमीटर तक जो है वो ट्रेवल किया जा सकता है। पर जो ऑर्बिटल टूरिज्म है उसमें 400 किलोमीटर तक जो है वो टूर किया जा सकता है। अब ड्यूरेशन कितने टाइम तक रह सकता है कोई बंदा वहां पे, तो ये तो है कुछ मिनट के लिए ही रह पाएगा, पर ये कुछ दिन या फिर एक हफ्ते तक जो है वो रह सकता है। अगर वेलोसिटी की बात करें तो इसमें बहुत ही कम स्पीड की जरूरत पड़ती है। और जो ऑर्बिटल टूरिज्म है, इसमें ऑर्बिटल वेलोसिटी की जो है वो जरूरत पड़ेगी। अब ये बहुत अच्छी बात है कि स्पेस में ट्रेवल करने जा रहे हैं लोग, पर इस स्पेस टूरिज्म से रिलेटेड कुछ कंसर्न भी हैं। इसे देखना होगा कि जो ह्यूमन हेल्थ है उस पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। ऑब्वियसली कुछ एडवर्स इफेक्ट ही पड़ेगा, क्योंकि जो इतना ऊपर जाता जाता है इंसान, तो वहां पर ओजोन लेयर का इफेक्ट जो है वो भी पड़ता जाता है। और जो यूवी रेज की डायरेक्ट कांटेक्ट में लोग आ जाएंगे, तो उससे जो ह्यूमन हेल्थ है उस पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, ये एक कंसर्न का मैटर है। फिर उसके बाद जो है इंटरनेशनल रूल्स हैं गवर्नेंस को लेकर, वो भी बहुत ही कम है, क्योंकि अब तक जितने भी रूल्स बनाए गए हैं वो एस्ट्रोनॉट्स के लिए बनाए गए हैं, और जो आम लोगों के लिए है कोई अभी तक रूल बनाया नहीं है। तो इसके साथ साथ ह्यूमन हेल्थ के साथ साथ ये एनवायरनमेंट को भी इम्पैक्ट डालने वाला है। हो सकता है कि जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंडर जो ओजोन डिप्लेशन का हमने टारगेट बनाया हुआ है वो हम अचीव ना कर पाए। जो पैसेंजर लाइबिलिटी है, पैसेंजर की क्या लाइबिलिटीज रहेंगी, ये भी अभी तक क्लियर नहीं है। इसके बाद जो है स्पेस टूरिस्ट जितने भी हैं उनका स्टेटस भी क्लियर नहीं है, क्योंकि जितने भी एस्ट्रोनॉट्स वगैरह हैं उनको आउटर स्पेस ट्रिटी, रेस्क्यू एग्रीमेंट, ये सारी जो स्पेस ट्रिटीज अवेलेबल हैं उनके लिए, पर जो आम आदमी है उनके लिए कोई भी इंटरनेशनल लॉ अवेलेबल नहीं है। एक वहां पर स्पेस टूरिज्म करने का जो कॉस्ट है वो भी बहुत ज्यादा है अभी के टाइम पे। अगर हम इंडिया का इनिशिएटिव देखें, तो इंडिया जो है गगनयान प्लान कर रही है 2024-2025 में। इसके बाद जो इंडिया की जो इन स्पेस है, वो भी एक्टिव पार्टिसिपेशन सीख कर रही है प्राइवेट सेक्टर का, ताकि एंड टू एंड स्पेस एक्टिविटीज को प्रमोट किया जा सके। अब एक बार देख लेते हैं कि जो स्पेस टूरिज्म है इसके ड्राइवर्स क्या क्या हैं, कि क्यों इतना बढ़ावा मिल रहा है स्पेस टूरिज्म को। एक तो फोकस एफर्ट किया जा रहा है, बिल्कुल फोकस्ड होके सारी कंपनीज जो हैं वो चाह रही हैं कि इस एरिया में काम किया जाए, और बहुत सारे स्टार्टअप्स इमर्ज हो रहे हैं इस स्पेस टूरिज्म की फील्ड में। इसके बाद जैसे जैसे टेक्नोलॉजी है वो एडवांस होती जा रही है, तो उससे जो कॉस्ट ऑफ स्पेस टूरिज्म है वो भी डिक्लाइन करता जा रहा है। इससे और ज्यादा आसान हो जाएगा लोगों का स्पेस ट्रेवल करना। इसके बाद जो स्पेस अकोमोडेशन है, ये भी बहुत सारी कंपनीज इस फील्ड में काम कर रही हैं, जैसे होटल बना रही हैं स्पेस में।
तो ये भी एक ड्राइवर है स्पेस टूरिज्म को लेके। इसके बाद कुछ वे फॉरवर्ड देख लेते हैं कि क्या क्या जो है वो स्टेप्स लिए जा सकते हैं स्पेस टूरिज्म को मोर वायबल बनाने के लिए। इसके लिए सबसे फर्स्ट स्टेप तो यही होगा कि कुछ लॉज एंड लेजिस्लेशंस जो है वो फॉर्मुलेट की जाएं इंटरनेशनल लेवल पे। इसके अलावा जो मेडिकल फिटनेस है उसका क्राइटेरिया जो है वो प्रॉपर बताया जाए कि क्या होना चाहिए, उसके प्रॉपर रूल्स बनाए जाएं। जितनी भी एनवायरमेंटल रेगुलेशंस हैं उनको डेवलप किया जाए ताकि कम से कम एनवायरमेंट को हार्म पहुंचे। इसके अलावा कुछ और स्पेस लॉज और रेगुलेशन बनाए जाने चाहिए ताकि जो प्राइवेट सेक्टर है उसकी असिस्टेंस भी ली जा सके। अब जो नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है नेशनल एंटी डोपिंग एक्ट। अब जो ये डोपिंग है ये क्या होती है? डोपिंग का मतलब होता है जब भी कोई एथलीट या कोई स्पोर्ट पर्सन अपनी परफॉर्मेंस को एनहेंस करने के लिए कोई ऐसे बैंड सब्सटेंसेस को कंज्यूम करने लग जाए जिससे उसकी परफॉर्मेंस एनहेंस हो जाए तो उसको डोपिंग बोला जाता है। अब डोपिंग से क्या होता है कि उसकी परफॉर्मेंस तो एनहेंस हो जाती है पर जो उससे एसोसिएटेड हेल्थ रिस्क हैं वो भी बढ़ जाते हैं। इसके अलावा जो ये फेयर कंपटीशन होना चाहिए वो भी नहीं रह पाता है क्योंकि कुछ हो सकता है कि कुछ खिलाड़ियों ने इन सब्सटेंसेस को कंज्यूम किया हो और वो उन्होंने अनफेयर तरीके से अपनी परफॉर्मेंस को एनहेंस कर लिया हो। तो जो डोपिंग में जो जो सब्सटेंसेस यूज करते हैं और जो बैंड हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहला जैसे सब्सटेंस है एंड्रोजेनिक एजेंट, स्टिमुलेंट्स लेते हैं, डायूरेटिक्स और मास्किंग एजेंट्स लेते हैं, नार्कोटिक एनालिसिस लेते हैं, पेप्टाइड हार्मोन्स का यूज किया जाता है और जैसे जीन डोपिंग बहुत ज्यादा यूज की जाती है। ब्लड डोपिंग, ऑक्सीजन लेवल बढ़ाया जा सके ताकि ब्लड डोपिंग का यूज किया जा सकता है। फिर आता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, इसका भी बहुत ज्यादा यूज किया जा सकता है। बीटा ब्लॉकर्स का यूज करते हैं। तो ये बहुत सारे मेथड हैं जिनका यूज करके अपनी परफॉर्मेंस को एनहेंस करते हैं कुछ एथलीट्स, पर ये सारी जो चीजें हैं वो क्या है, इलीगल है। तो अब देख लेते हैं हम कि ये न्यूज में ये टॉपिक क्यों है। अभी रिसेंटली पार्लियामेंट में जो है नेशनल एंटी डोपिंग एक्ट जो है वो पास हुआ है 2022। अब इस एक्ट को पास करने की जरूरत पड़ी थी। अब नाउ अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी तो ये बताती है कि जो इंडिया जो है वो थर्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ डोप ऑफेंडर्स जो हैं वो इंडिया में पाए जाते हैं। 2019 की रिपोर्ट ये कहती है। इसके बाद जो हमारा जो एंटी डोपिंग एक्टिविटीज हो रही हैं स्पोर्ट्स में उसको एंटी डोपिंग एक्टिविटीज हैं उनको स्ट्रेंथन किया जा सके। और जो यूनेस्को की इंटरनेशनल कन्वेंशन जो है एंड डोपिंग के अगेंस्ट उसका इंडिया एक हिस्सा है, इंडिया ने उसको रेटिफाई किया है। तो उस कन्वेंशन को इफेक्ट दिया जा सके इसलिए भी ये एक्ट पास किया गया है। अब इंडिया में इतने ऑफेंडर्स क्यों हैं? क्योंकि अवेयरनेस की बहुत ज्यादा कमी है। इसके साइड इफेक्ट्स क्या होंगे इसकी बहुत ज्यादा कमी है। एक दूसरा एम ये है कि एक सफिशिएंट मैन पावर को जो है वो एस्टेब्लिश किया जा सके। जो दूसरे देश होते हैं वो इंडिया से बहुत छोटे हैं और उनकी पॉपुलेशन भी कम है पर उनके जो ऑफिशियल्स हैं जो एंटी डोपिंग में काम कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा है, उनका कंट्रोल भी बहुत ज्यादा है। तो उसी तरीके की मैन पावर इंडिया में भी एस्टेब्लिश किया जा सके ऐसा जो है वो एम रहेगा। फिर उसके बाद जो प्रोसीजरल इश्यूज हैं उनको खत्म करने के लिए भी ये एक्ट जो है वो पास किया गया है। अब जो ये एक्ट है ये एक तरीके की लेजिस्लेशन है। ये सारे रूल्स जो हैं डोपिंग के रिगार्डिंग वो बताता है। ये उन रूल्स को एक पूरा स्टेटूटरी फ्रेमवर्क दे रहा है। अब इस एक्ट के जो फीचर्स हैं वो क्या क्या हैं? एक तो प्रोहिबिशन लगा दिया है डोपिंग पे कि जितने भी स्पोर्ट्स एथलीट्स हैं या फिर जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं उनमें से कोई भी डोप नहीं जो भी इन सब्सटेंसेस का जो है वो कंजप्शन नहीं करेगा। इसके बाद जो है अगर वो ऐसा करते हुए पाए जाते हैं तो उनका रिजल्ट जो है वो डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। उनकी जो है पार्टिसिपेशन को के लिए उनको इनएलिजिबल किया जा सकता है। उन पर कुछ फाइनेंशियल सैंक्शन लगाई जा सकती हैं और हो सकता है कि उनकी जो पूरी टीम है उसको इसके कॉन्सिक्वेंसेस को भुगतना पड़े। पर ये जो है ये पैनल डिसाइड करेगा कि कितनी पनिशमेंट जो है वो दी जानी चाहिए। अब इस एक्ट के अंडर जो है वो तीन पॉइंट्स हैं। एक तो है नाडा।
नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी जो है वो एस्टेब्लिश की गई है। दूसरा जो है किया गया है नेशनल बोर्ड फॉर एंटी डोपिंग। और तीसरा जो है डोप टेस्टिंग लेबोरेटरीज जो है वो बनाई गई है। तो सबसे पहला है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसीज जो बनाई गई हैं। ये क्या करेंगी, ये टाइम टू टाइम रेड कंडक्ट कर सकती हैं और क्या कर सकती हैं, ये स्ट्रेंथनिंग मेजर्स ले सकती हैं एंटी डोपिंग में। अब एक बात है कि आजकल यूपीएससी की बहुत ज्यादा हैबिट हो गई है कि वो पूछ लेता है कि कौन किस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के चेयरपर्सन कौन अपॉइंट करता है। इसी तरीके से जैसे इस एजेंसी है जो ये नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, इसका जो डायरेक्टर जनरल है वो किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो है डायरेक्टर जनरल को अपॉइंट करती है। फिर इसके बाद जो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है, इसको सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर जो है वो इस्टेब्लिश किया गया है। फिर इसके बाद आता है एक नेशनल बोर्ड फॉर एंटी डोपिंग, ये भी इस्टेब्लिश किया गया है। इस बोर्ड का जो एम है वो क्या रहेगा, ये क्या देखेगा, जो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है उसकी एक्टिविटीज को देखेगा। फिर उसके बाद जो है वो क्या देगा, वो एक इसके अंदर ही एक नेशनल एंटी डोपिंग डिसिप्लिनरी पैनल भी बनाया गया है कि क्या डिसिप्लिनरी एक्शन लेगा ये पैनल अगर कोई इन रूल्स को वायलेट करता हुआ पाया जाता है। इसके अलावा एक नेशनल एंटी डोपिंग अपील पैनल भी बनाया गया है कि इस जो ये पैनल है इसके अगेंस्ट जो है अपील भी की जा सकती है। ये जो पैनल होगा एंटी डोपिंग अपील पैनल, इसके जो है 6 मेंबर होंगे, जिसमें से जो चेयरपर्सन होंगे वो हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज होंगे, जो वाइस चेयरपर्सन है वो एक लीगल एक्सपर्ट होंगे। इसके अलावा 4 मेंबर होंगे जिसमें से जो मेडिकल प्रैक्टिशनर हो सकते हैं या फिर रिटायर्ड एमिनेंट एथलीट्स जो है वो हो सकते हैं। जो तीसरा जो एस्टेब्लिश किया है इस एक्ट के अंदर वो है डोप टेस्टिंग लेबोरेटरीज। बिल्कुल एक नेशनल लेवल पे नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरीज जो है वो बनाई गई हैं, जहां पर सैंपल्स को कलेक्ट करके उनकी अच्छे से जांच की जा सकती है। अब जो ये नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी है, इसका क्या है कि इसको परमानेंटली सेटअप किया गया था ताकि इसको इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी से जो है एक्रेडिशन मिल सके और जो वादा है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है उसको एक्रेडिशन मिल सके। पर जो इसकी जो एक्रेडिशन है वो 2019 में सस्पेंड कर दी गई थी, मगर अब इसकी एक्रेडिशन जो है वो वापस इसको मिल गई है। अब जो है ये इंडिया के जो एफर्ट्स हैं हाईएस्ट ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को अचीव करने में, उसमें जो है मदद करने वाला है फॉर श्योर। अब इस एक्ट के अगेंस्ट कुछ कंसर्न्स भी हैं, जैसे जो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है वो कहती है कि जो इसके डायरेक्टर जनरल हैं या फिर जितने इसके मेंबर हैं उनको क्या होनी चाहिए, इंडिपेंडेंस मिलनी चाहिए इतनी कि वो डिसाइड कर सके कि अगर कोई वायलेशन करता है तो किस तरीके से काम करना है आगे जाके। अब वो कितनी इंडिपेंडेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट से नाडा, ये एक कंसर्न का मैटर है। इसके बाद जो है वो देखना होगा कि जितनी भी डिसिप्लिनरी या फिर जितनी भी हियरिंग अपील्स हैं उसमें जो है इंडिपेंडेंस होनी चाहिए इन नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसीज की। पर वो कितना है, क्या रिमूवल का ग्राउंड रहेगा, किसी एथलीट को आप बाहर कर सकते हो तो वो किन ग्राउंड्स पे कर सकते हो, तो ये अभी तक क्लियर नहीं है। ये एक कंसर्न का मैटर है। इसके बाद जो है क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए मेंबर्स की जो डिसिप्लिनरी एक्शन लेंगे या फिर जो हियरिंग पैनल होगा उसकी क्वालिफिकेशन होगी क्या होनी चाहिए, ये भी एक कंसर्न का मैटर है। फिर वर्ल्ड लेवल पे देख लेते हैं कि जो ये स्पोर्ट्स में है ये एंटी डोपिंग एजेंसी जो कैसे काम कर रही है। तो वर्ल्ड लेवल पे हमारे पास है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। अब ये पूरा वर्ल्ड लेवल पे है, इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1999 में। ये एक इंटरनेशनल इंडिपेंडेंट एजेंसी, इस ये बताती है कि कौन कौन से सब्सटेंसेस जो है प्रोहिबिटेड हैं, कौन कौन से मेथड्स जो हैं वो प्रोहिबिटेड हैं। अब जो ये वादा है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है, ये मॉनिटर करती है डोपिंग को वर्ल्ड एंटी डोपिंग कोड के हिसाब से। इन्होंने पूरी रूल बुक बना रखी है और उसी के हिसाब से ये मॉनिटर करती है स्पोर्ट को। ये क्या करती है कि किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन को इन कंपटीशन आउट कंपटीशन जो है ये ब्लड सैंपल देने के लिए बोल सकती है। हालांकि जो ये वादा होती है ये डायरेक्टली टेस्ट कंडक्ट नहीं करती है। इसने क्या कर रखा है, बहुत सारी लेबोरेटरीज को एक्रेडिशन दे रखी है, तो वहां पर जो है वो टेस्ट कंडक्ट होते हैं। हमारे नेशनल लेवल पे देखें तो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है,
और ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो किसके अंदर आती है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स के अंडर आती है। इसके बाद जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है एजुकेशन, विमेन, चिल्ड्रन, यूथ एंड स्पोर्ट्स में, उसने भी कुछ गाइडलाइंस को क्या किया है, रेकमेंड किया है, ताकि जो एंटी डोपिंग सिस्टम है ना हमारी कंट्री का, उसको इम्प्रूव और स्ट्रेंथन किया जा सके। जो फर्स्ट रिकमेंडेशन दी है वो यही दी है कि एजुकेशन बूस्ट करनी चाहिए, काउंसलिंग होनी चाहिए एथलीट्स की, और अवेयरनेस जो है वो रेज करनी चाहिए। दूसरा बोला है कि जो स्पोर्ट साइंस है उसको बढ़ावा देना चाहिए, स्पोर्ट मेडिसिन कोर्सेज करवाए जाने चाहिए, डोप डोप फ्री सर्टिफिकेशन दिया जाना चाहिए बाय इंडिपेंडेंट बॉडीज, और जो माइनर एथलीट्स हैं उनको डिस्टिंक्शन मिलनी चाहिए, उनके लिए एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होना चाहिए, एक अर्ली डिटेक्शन मैकेनिज्म होना चाहिए। इसके अलावा जो एथलीट्स हैं उनको भी एक रिस्पॉन्सिबल एथलीट जो है वो बनाया जाना चाहिए। इसके बाद जो है हमारे पास कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स रह जाते हैं, जैसे न्यूज इन शॉर्ट्स। अब इनको हम जल्दी से कवर कर लेते हैं। जो फिर इसमें टॉपिक रहेगा वो है PSLV। अब ये PSLV न्यूज में क्यों है, क्योंकि इसने अभी रिसेंटली सक्सेसफुली सिंगापोरियन सैटेलाइट को लॉन्च किया है। और ये जो आपका न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है, जो इसरो की कमर्शियल आर्म है, उसका ये जो है सेकंड मिशन है। इसके अलावा जो इसरो ने रिसेंटली एक PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल, जिसको पोएम बोला जाता है, उसको भी सक्सेसफुली लॉन्च किया है, इसको भी सक्सेसफुली अचीव किया है। अब जो ये PSLV है हमारा, ये 4 स्टेज व्हीकल है, जिसमें से 2 स्टेज जो है वो क्या है, सॉलिड है, और 2 क्या है, लिक्विड है। फर्स्ट एंड थर्ड स्टेज जो है वो क्या है, सॉलिड है, और जो सेकंड एंड फोर्थ है वो क्या है, लिक्विड है। इसमें क्या होगा, जो पहली 3 स्टेजेस होंगी वो तो वापस ओशन में फॉल बैक कर जाएंगी, और जो फाइनल जो स्टेज रहेगी वो क्या करेगी, स्पेस जंक की तरह घूमती रहेंगी स्पेस में। तो इसके बाद जो पोएम है, इसमें इसको एनर्जी कहाँ से मिलेगी, इसको पावर कहाँ से मिलेगी, इस पे जो सोलर पैनल्स लगे हुए हैं इसके ऊपर, वहां से इसको पावर मिलने वाली है, और लिथियम आयन बैटरी से जो है इसको पावर मिलने वाली है। अब थोड़ा PSLV के बारे में जान लेते हैं। जो PSLV है वो एक थर्ड जनरेशन लॉन्च व्हीकल है। ये इंडिया का बना हुआ पहला ऐसा व्हीकल है जिसमें क्या, लिक्विड स्टेजेस का यूज किया गया है। ये कम से कम 1750 किलोग्राम का पे लोड जो है सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में पहुंचा सकता है, जो कि लगभग 600 किलोमीटर एल्टीट्यूड पर है। इसके अलावा ये जियो सिंक्रोनस, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स को भी लॉन्च कर सकता है। फिर उसके बाद आता है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है, ये इसलिए न्यूज में है क्योंकि रिसेंटली इसने जो डीपेस्ट, यूनिवर्स की सबसे डीपेस्ट इंफ्रारेड इमेज जो है वो डिलीवर की। तो ये आपका जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है। इसका मेन एम क्या है कि जो बिग बैंग के बाद जो सबसे फर्स्ट गैलेक्सी बनी होगी, या जो सबसे फर्स्ट ल्यूमिनस बॉडी होगी, उसको वो कैसे बनी, और उसके बाद वो गैलेक्सीज कैसे इवॉल्व हुई है, वो स्टार कैसे बने हैं, ये सारे के सारे जो है ये मेन फोकस एरिया है स्टडी का जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के थ्रू। अब जो ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है, इसको सन अर्थ लैग रेंज पॉइंट 2 L2 में रखा गया है। इसको हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि ये सन अर्थ लैग्रेंज पॉइंट L2 क्या है। अब जो JWST है, इसको हबल स्पेस टेलीस्कोप का क्या है, सक्सेसर कंसीडर किया जाता है। जो हबल स्पेस टेलीस्कोप है उससे कुछ ज्यादा ही अच्छी इंप्रूवमेंट हो रखी है JWST में। हालांकि ये बिल्कुल पिन पॉइंट हमें याद करने की जरूरत नहीं है। बस इसमें ये वेवलेंथ का थोड़ा देख लेंगे कि इसमें विजिबल यूवी पार्ट और नियर इंफ्रारेड का यूज होता है, मिलती हैं इमेजेस इसमें। नियर और मिड इंफ्रारेड इमेजेस जो हैं वो हमें मिलती हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लक्स ज़ेपेलिन डार्क मैटर डिटेक्टर। ठीक है। अब इसमें क्या है कि जो US के साइंटिस्ट हैं उन्होंने इसको मोस्ट सेंसिटिव डार्क मैटर डिटेक्टर बोला है। हमारे पास क्या है कि जो विजिबल यूनिवर्स है, जैसे अर्थ, सन, जो जितने भी स्टार्स या फिर गैलेक्सीज हैं, ये सारे किसके बने हुए हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के। और ये सारे बंडल होके एक एटम बना लेते हैं, और बहुत सारे एटम मिलके जो है अर्थ, सन, स्टार्स, गैलेक्सीज की फॉर्म में आए हुए हैं। अब जो ये तो हो गया विजिबल यूनिवर्स।
इसको क्या बोला गया है, बैरियोनिक बोला गया है। और जो ये विजिबल यूनिवर्स है ना, ये हमारे पूरे यूनिवर्स के मास का टोटली 5% ही है, 5% से भी कम है। बाकी का जो जितना बचता है ना 95%, वो सारे का सारा क्या है, डार्क मैटर या फिर डार्क एनर्जी। डार्क एनर्जी एक तरीके का फोर्स है जो क्या करता है, ग्रेविटी को रिपेल करता है। तो बेसिकली इसलिए हमें ये जो डार्क मैटर है, ये इसकी स्टडी बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है। पर जो ये डार्क मैटर है, इसको स्पॉट कर पाना बहुत ही हार्ड है, क्योंकि ये ना तो लाइट को एब्जॉर्ब करता है और ना ही लाइट को अमिट करता है। ये पूरा डार्क है, तो इसको स्पॉट कर पाना कि ये कहाँ पे है, ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है साइंटिस्ट के लिए। अब जो डार्क मैटर है, उसकी स्टडी का सिग्निफिकेंस क्या है, ये देख लेते हैं। इससे ना बहुत सारे फायदे होंगे। एक तो जितना भी अनएक्सप्लेन्ड थ्योरीज है ना, वो एक्सप्लेन होने की संभावना बहुत ज्यादा है। जैसे स्टार्स जो है वो कैसे मोशन होता है गैलेक्सीज के अंदर, इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। यूनिवर्स कैसे इवॉल्व हुई है, इसके अलावा यूनिवर्स कैसी है, ओपन है, क्लोज्ड है, फ्लैट है, ये भी जो है वो डार्क मैटर को स्टडी करके पता लगाया जा सकता है। अब जो आपका LZ डिटेक्टर है, ये थोड़ा देख लेते हैं कि ये किस चीज के लिए बनाया गया है। ये बनाया गया है डार्क मैटर को कैप्चर करने के लिए। इसके अलावा इसके दो फीचर्स और हैं कि ये टाइटेनियम टैंक का बना हुआ है, और इसके अंदर जो है वो जीनोन, लिक्विड जीनोन जो है वो भरा गया है। बस इतना ही है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पेंटा क्वार्क्स और टेट्रा क्वार्क्स। अभी रिसेंटली साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट जो है वो किया है, वो है लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर ब्यूटी एक्सपेरिमेंट। इसमें 3 नए पार्टिकल्स को ऑब्जर्व किया गया है, पेंटा क्वार्क, टेट्रा क्वार्क्स को। सबसे पहले देख लेते हैं कि क्वार्क क्या होते हैं। क्वार्क जो है वो बेसिक एलिमेंट्स होते हैं। जब दो या दो से ज्यादा ये बेसिक एलिमेंट्स जो हैं वो कंबाइन होते हैं, तो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन वगैरह बनते हैं, जिनको हैड्रॉन बोला जाता है। अब जो ये क्वार्क्स हैं, जब 4 कंबाइन होते हैं तो उसको टेट्रा क्वार्क्स बोला जाता है। ऐसे ही जब ये 5 कंबाइन हो जाते हैं क्वार्क्स, तो पेंटा क्वार्क्स बोला गया है। अब ये हेल्प करेंगे फिजिस्ट को कि जो ये क्वार्क जो है बाइंड होके, एक दूसरे के साथ बाइंड होके कैसे किसी कंपोजिट पार्टिकल को बना लेते हैं, इसकी स्टडी जो है वो आसान हो जाएगी। बस ये इतना ही है इस टॉपिक में। फिर उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं फाइबराइजेशन। फाइबराइजेशन जो है वो क्या होता है। फाइबराइजेशन में जो रेडियो टावर्स होते हैं हमारे, उनको कनेक्ट किया जाता है ऑप्टिकल फाइबर केबल्स की हेल्प से। अब हमें पता है कि हम 4G से 5G की तरफ जा रहे हैं, तो इसके लिए जो जितने भी रेडियो टावर्स हैं, उनको ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ना बहुत ही जरूरी है। अब जो ये होता है ना फाइबराइजेशन, ये भी एक तरीके का नेटवर्क का पार्ट ही होता है, जो क्या करता है, कोर नेटवर्क को कनेक्ट करता है एज नेटवर्क एज नेटवर्क से। अभी हमारे इंडिया में ओनली 33% रेडियो टावर्स हैं जिनको फाइबराइज्ड किया गया है। और जबकि यूएस, अगर चाइना की बात करें, तो यहाँ पर 80 to 90% फाइबराइजेशन जो है वो हो चुकी है। अगर हम 5G की तरफ ट्रांजिशन में हैं, तो कम से कम हमें 16 टाइम्स ज्यादा फाइबर जो है उसकी जरूरत पड़ने वाली है। अब कुछ फाइबराइजेशन में चैलेंजेस भी हैं। जैसे सबसे पहले तो मॉनेटरी कंस्ट्रेंट्स हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इन्वेस्टमेंट की डिमांड करता है। दूसरा, टाइम कंस्ट्रेंट्स भी है। जितने भी विलेजेस हैं उसको ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ना वो बहुत ही मुश्किल टास्क है। एक इनइफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन भी एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है फाइबराइजेशन में। फिर आता है थियान। अब ये थियान क्या है, टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब ऑन ऑटोनोमस नेविगेशन। तो ये बेसिकली एक नेविगेशन के लिए है। और ये जो थियान है ना, ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर आता है। इसके अलावा एक ये स्मार्ट मोबिलिटी टेक्नोलॉजी है। बस इसमें इतना ही है कि जो थियान है वो किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है और ये किस चीज के लिए यूज किया गया है, नेविगेशन के लिए है। इसके आगे हमें इसमें ज्यादा नहीं देखना है। फिर उसके बाद है क्रिप्टो जैकिंग। अब जो ये क्रिप्टो जैकिंग है, इसमें क्या किया जाता है, बेसिकली ये एक तरीके का साइबर अटैक है। इसमें कंप्यूटर को हैक कर लिया जाता है। और जो क्रिप्टो करेंसी होती है, उसमें कॉइन माइनिंग होती है। तो इसमें इलीगल तरीके से कॉइन माइनिंग की जाती है। बेसिकली किसी दूसरे का कंप्यूटर हैक कर करके उस वहां से कॉइन माइनिंग करके जो अपनी क्रिप्टो करेंसीज है वो अपने नाम पर कर ली जाती हैं।
फिर नेक्स्ट बस इसमें इतना ही है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ये, बस इतना पूछ लिया जा सकता है कि जो ये क्रिप्टो जैकिंग क्या है, इसमें सिर्फ इतना बताना है कि ये एक तरीके का साइबर अटैक है। जो क्या किया जाता है, कोइन माइनिंग की जाती है इससे इलीगल। फिर उसके बाद आता है बैटरी सर्टिफिकेशन एंड क्वालिटी कंट्रोल। अभी क्या है, ये देखा गया है कि जितने भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं, बहुत सारे इंस्टेंसेस आने लग गए हैं फायर के, उसमें आग लगने के जो है बहुत ज्यादा इंस्टेंसेस जो हैं वो देखने को मिलते हैं। अब इसका रीजन जो है इस फायर का क्या हो सकता है कि जो ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल बनाते समय कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो गया हो, एक्सटर्नल डैमेज हो गया हो, कुछ फॉल्टी चार्जिंग हो गई हो, तो ये सब जो है वो रीजन हो सकते हैं फायर के। अब जो गवर्नमेंट है वो फोकस कर रही है कि पैसेंजर जो हैं वो क्या पैसेंजर व्हीकल से कहाँ की तरफ चले जाएं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल की तरफ चले जाएं। अब जो इसमें जो बैटरीज यूज होती हैं वो बहुत अलग अलग तरीके की होती हैं, जैसे लिथियम आयन, सॉलिड स्टेट, निकल मेटल हाइड्राइड। अब जो ये लिथियम आयन बैटरीज जो हैं वो सबसे ज्यादा यूज की जाती हैं, क्यों? क्योंकि इनकी हाई पावर टू वेट रेशो होता है, एफिशिएंसी बहुत हाई होती है, और ये बहुत ही कम डिस्चार्ज होती हैं। अब इस बैटरी सेफ्टी के लिए कुछ जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जाता है, जैसे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है, उसने कुछ रूल्स बना रखे हैं कि इतने परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स पे इलेक्ट्रिकल व्हीकल बैटरीज जो है वो होनी ही चाहिए। इसके अलावा एक जांच कमेटी बिठाई गई है, कोई फायर इंसिडेंट हो जाता है तो वो उसका रीजन पता करने के लिए। रीजेनरेटिव ब्रेकिंग होनी चाहिए, और जितनी भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल बैटरीज हैं उनका रीयूज किया जाना चाहिए। तो ये स्टेप्स हैं जो मोस्ट एफिशिएंट वे में इन बैटरीज का यूज किया जा सकता है, और कैसे सेफली जो है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को की तरफ हम मोबिलाइज कर सकते हैं। फिर आती है रिपोर्ट ऑन एक्सेलरेटिंग एक्सेस टू जीनोमिक्स। अब इस टॉपिक को थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ये जीनोमिक्स है ये क्या। हमने अभी पढ़ा था कि जीनोम क्या है। जीनोम जो है वो क्या होता है कि कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए को जीनोम कहा जाता है। अब किसी ऑर्गेनिज्म की पूरे सारे एंटायर जीनोम्स की स्टडी को जो है वो जीनोमिक्स कहा जाता है। जो डब्ल्यूएचओ की साइंस काउंसिल है उसने अभी अपनी पहली रिपोर्ट जो है वो जारी की है, जो क्या है, एक्सेलरेटिंग एक्सेस टू जीनोमिक्स फॉर ग्लोबल हेल्थ। कि ग्लोबल हेल्थ को जो अगर हम आगे की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, जिनोमिक्स की जितनी ज्यादा एक्सेस हो सके उतना ज्यादा जो है वो अच्छा रहेगा। इस रिपोर्ट्स की कुछ रिकमेंडेशन भी थी। एक तो ये जिनोमिक्स को प्रमोट करने के लिए ही एडवोकेट कर रहा है। दूसरा, जिनोमिक मेथडोलॉजीज कौन कौन सी यूज की जाएंगी, उनकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे की जानी है उसके बारे में बता रहा है। तीसरा बोल रहा है कि कोलैबोरेशन की जानी चाहिए, कि जितनी भी एंटिटीज इन्वॉल्व हैं इसमें जिनोमिक्स में उन सबकी कोलैबोरेशन होनी चाहिए। तीसरा बोला है कि जितने भी एथिकल, लीगल या फिर सोशल इश्यूज हैं उन सब पे इक्वली जो है वो अटेंशन दी जानी चाहिए। अब जिनोमिक्स जो है वो हमने बता दिया था कि जो एंटायर जिनोम जो होता है ऑर्गेनिज्म का उसकी स्टडी को जिनोमिक्स बोला जाता है। जबकि जो जेनेटिक्स होता है वो क्या होती है, स्टडी ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी की स्टडी को जेनेटिक्स बोला जाता है, और जिनोमिक्स बोला जाता है एंटायर जिनोम की स्टडी को। अब इस जेनोमिक्स जो है इसकी कुछ एप्लीकेशन भी है। इसको मेडिकल पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है। माइक्रोबियल जीनोमिक्स को भी मेडिकल पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है। जैसे इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए। वैक्सीन डिजाइन को आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करती है ये। इसके अलावा एग्रीकल्चरल और एक्वाकल्चरल जिनोमिक्स हैं। इससे क्या है कि जितनी भी फसलें हैं उनमें अलग अलग ट्रेड्स का पता चलाया जा सकता है, डिजीज का पता चलाया जा सकता है पहले से ही अर्ली स्टेज पे। तो इसलिए भी जिनोमिक्स का अगर डाटा मिल जाता है तो ये सब चीजें आसान हो जाएंगी। फिर उसके बाद कुछ बायोलॉजिकल और मेडिकल रिसर्च जो है उसमें भी जो है इसकी एप्लीकेशन बहुत ही ज्यादा है। इसके अलावा फॉरेंसिक साइंस, असेसमेंट ऑफ एंसेस्ट्री, इन सब में भी क्या है, जिनोमिक्स बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित होता है। अब इंडिया के भी कुछ इनिशिएटिव चल रहे हैं, जैसे जीनोम इंडिया, इंडिया इंडिजन प्रोग्राम चल रहा है सीएसआईआर का। इंडिया का जो सार्स कोव 2 जिनोमिक्स कंसोर्टियम भी है। तो बस यही है इस टॉपिक में देखने लायक। फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ड्राफ्ट ड्रग मेडिकल डिवाइसेस एंड कॉस्मेटिक बिल 2022।
इसमें सिर्फ इतना है कि जो ये जो बिल है ये किसको रिप्लेस करना चाह रहा है, कि जो हमारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 है ना, उसको रिप्लेस करके ये एक नया बिल आ रहा है। और अगर इसको ये पास हो जाता है तो ये एक्ट भी बन जाएगा। इसमें क्या है, ये ड्राफ्ट बिल जो है हमारे पास, इसकी हाइलाइट्स क्या है। एक तो इसने नई डेफिनेशन दे दी है क्लिनिकल ट्रायल को, ओवर द काउंटर ड्रग्स को, मैन्युफैक्चरर्स को, इन सब की जो है क्या किया है, अलग तरीके से डिफाइन किया है इनको। अब जितने भी मेडिकल डिवाइस टेस्टिंग सेंटर्स हैं, जितनी भी लेबोरेटरीज हैं स्टेट्स और सेंट्रल लेवल पे, उनको भी उनकी डेफिनेशन भी इन्होंने क्या कर दी है, अलग कर दी है। जितने भी ऑनलाइन फार्मेसीज हैं, मेडिकल डिवाइसेस हैं, उनके लिए अलग रेगुलेशन रहेंगी। और सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी बना दी गई है कि जितने भी क्लिनिकल ट्रायल्स होने वाले हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन हो, उन अगर कोई सी ड्रग है या फिर मेडिकल डिवाइस है उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए भी क्या होगा, लाइसेंसिंग अथॉरिटी का की परमिशन की जरूरत होगी। एक सेपरेट ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बॉडी बनाई गई है जो क्या करेगी, इस जो मेडिकल डिवाइसेस टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड है उसको क्या करेगी, सजेशंस देगी। ठीक है। और जो सेंटर है उसको अलाउ किया गया है कि वो कुछ छूट दे सकती है क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करने में। इसके बाद अगर कोई रूल तोड़ता है, कोई वायलेशन करता है, या फिर किसी क्लिनिकल ट्रायल के दौरान किसी को इंजरी या फिर डेथ हो जाती है तो उसको क्या पेनल्टी दी जाएगी, ये भी इस बिल में बताया गया है। इसके अलावा कुछ साइंटिफिक रिसर्च को प्रमोट किया गया है। किन किन कौन कौन से एरियाज में प्रमोट किया जाना चाहिए, आयुर्वेद, सिद्धा, सोवा रिगपा, यूनानी, होम्योपैथी, इन फील्ड्स में जो है, इन 5 फील्ड्स बताई गई हैं जिसमें क्या होगा, साइंटिफिक रिसर्च को प्रमोट करना चाहिए। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो है मंकी पॉक्स। जो ये मंकी पॉक्स है ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि अभी इस साल में अब तक 15,000 केसेस जो हैं वो मिल चुके हैं 60 कंट्रीज से मंकी पॉक्स से। और इससे जो है ये सेटिस्फाई करता है इस रिक्वायरमेंट को कि इसको पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी जो है वो डिक्लेयर कर देना चाहिए। अब जो किसी भी डिजीज को जब हेल्थ इमरजेंसी, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न जो है वो डिक्लेयर किया जाता है तो उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। पहली क्या होगी, या तो ये अनयूजुअल या फिर अनएक्सपेक्टेड होना चाहिए, इसकी इतनी इसमें इतनी पोटेंशियल हो उस डिजीज में कि वो पूरी इंटरनेशनल लेवल पे स्प्रेड कर सके। और तीसरा जो होगा, जिसको इमीडिएट इंटरनेशनल रिस्पॉन्स की जरूरत हो, तो इस टाइम पे भी इमरजेंसी जो है वो डिक्लेयर करी जाती है। अगर एक बार जो कोई डिजीज है वो पूरी इंटरनेशनली जो है वो स्प्रेड हो जाती है तो उसको क्या बोला जाता है, पेंडेमिक बोला जाता है। अब मंकी पॉक्स के बारे में देख लेते हैं थोड़ा कि ये क्या है। ये एक तरीके की वायरल डिजीज है जो क्लोज कांटेक्ट में आने पर जो है वो फैलती है। इसमें जो सिम्टम्स हैं वो फ्लू लाइक होते हैं और जो स्किन है उसमें पस जो है वो फिल हो जाता है, पस पड़ जाता है स्किन में। इसमें पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन जो है वो पॉसिबल है। इसके बाद जो है हमारे पास इंटरनेशनल हेल्थ, एक सेकेंड, इसके बाद है हमारे पास इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन 2005। ये थोड़ा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। ये क्या है, एक बाइंडिंग इंटरनेशनल लीगल एग्रीमेंट है जिसकी 196 कंट्रीज जो है वो पार्ट हैं और जितने भी WHO मेंबर स्टेट्स हैं वो इसका पार्ट है। अब एक क्वेश्चन हमेशा रहता है कि जो ये मंकी पॉक्स है, कोरोना वायरस आया, जीका वायरस आया, इबोला वायरस आया, ये जितनी भी डिजीज हैं ये एशिया या फिर अफ्रीका के रीजन में ही क्यों देखने को मिलती है, सबसे पहला केस यहाँ क्यों मिलता है। तो इसके पीछे जो है वो कुछ रीजंस हैं। एक तो यहाँ पर ना पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो क्लोज कांटेक्ट में आने का जो खतरा है वो हमेशा रहता है, बहुत ज्यादा ग्रेटर चांस रहते हैं कि लोग एक दूसरे के या फिर एनिमल्स के कांटेक्ट में बहुत ज्यादा आते हैं। दूसरा दूसरा क्या रीजन है कि ये ट्रॉपिकल रीजन, और हमें पता है कि जो ट्रॉपिकल रीजन है वहां पर बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। और बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है तो पैथोजेंस भी बहुत ज्यादा है। और इससे जो ये पैथोजन से जो नोवेल पैथोजन है
या फिर जो डिजीज फैलने का खतरा है वो बहुत ज्यादा है। इसके अलावा यहाँ पर जो है रैपिड ग्रोथ है अर्बनाइजेशन की। हम क्या करा है, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया है बहुत ज्यादा, तो जो बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया है उनको हमने क्लियर कर दिया है। इससे क्या हो गया है कि वहां पर रहने वाली स्पीशीज जो ऑलरेडी रह रही थी वहां पे जो है उन स्पीशीज के साथ इंटरेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो ये भी एक कारण हो सकता है क्लोज कांटेक्ट में आने का और डिजीज फैलने का। इसके अलावा बहुत ही मिन्यूस्क्यूल या फिर सबसिस्टेंस लेवल पे फार्मिंग की जाती है। तो एक बेसिकली यहाँ की जो डिजीज है वो एक इम्यूनिटी जो है बहुत ज्यादा फर्क डाल रही है कि यहाँ का लोगों का जो इम्यून सिस्टम है, जो गरीबी है वो बहुत है, लोगों का इम्यूनिटी सिस्टम इतना डेवलप नहीं हो पाता। तो ये भी एक रीजन है कि जो ये मंकी पॉक्स, कोरोना वायरस, जीका और जो इबोला है ये सबसे पहले एशिया और अफ्रीका में फैल रहे हैं। फिर आता है अफ्रीका फर्स्ट मलेरिया वैक्सीन। अभी जो गावी है, गावी मतलब ग्लोबल वैक्सीन अलायंस, इन्होंने क्या किया है, अनाउंस किया है 160 मिलियन डॉलर का इंटरनेशनल सपोर्ट की अफ्रीका में जो है मलेरिया वैक्सीन के प्रोग्राम को क्या किया जाए, रोल आउट किया जाए। सबसे पहले घाना, केन्या और मलावी में ये जो कैंपेन है ये स्टार्ट होने वाली है। अब जो ये मलेरिया है ये प्लाज्मोडियम पैरासाइट की वजह से जो है वो फैलता है। कौन से मच्छर की के बाइट करने से फैलता है, ये फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो की। ठीक है। अब जो WHO की वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट आई है 2021 में, उसमें 241 मिलियन मलेरिया केसेस जो हैं वो देखे गए हैं, जिसमें से 6,27,000 मलेरिया डेथ्स जो है वो हो चुकी है वर्ल्ड वाइड। अब जो सब सहारन अफ्रीका है हमारा, वहां पर चाइल्डहुड डेथ का सबसे बड़ा रीजन, सबसे प्राइमरी कॉज जो है वो मलेरिया को माना गया है। इंडिया भी अपने लेवल पे नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन इंडिया ने लॉन्च किया हुआ है, जिसका मेन मकसद रहेगा कि वो मलेरिया को एलिमिनेट कर सके फेज्ड मैनर में। ठीक है, ताकि जीरो इंडिजीनियस केसेस हो सके 2027 तक और सस्टेन एलिमिनेशन हम अचीव कर सके 2030 तक। ठीक है। इसके अलावा जो मेजर इंटरवेंशंस जो है वो कौन कौन सी हो रहेंगी, अर्लियर डायग्नोसिस एंड रेडिकल ट्रीटमेंट, मतलब जितनी जल्दी से जल्दी डायग्नोस किया जा सके और उसको अप्रोप्रिएटली ट्रीट किया जा सके, इंटीग्रेटेड वेक्टर मैनेजमेंट, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन। तो ये मेजर इंटरवेंशंस हैं जो इंडिया की तरफ से हो रही हैं। इसके बाद आता है हमारे पास कुछ वायरसेस हैं जो न्यूज में रहे हैं। जो सबसे पहला जो वायरस है वो है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ठीक है। इसमें जो सेर्वोवॉक है ना, ये कंट्री का पहला क्वाड्रीवेलेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन बनाया गया है, जिसको सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाया है। ये अब प्रीलिम्स में, जैसे लास्ट प्रीलिम्स में भी पूछा गया था एक वैक्सीन लेकर कि ये किस इंस्टीट्यूट ने बनाया, तो अब ऐसे क्वेश्चन भी यूपीएससी पूछने लग गया है। तो ये ध्यान रखना है कि जो ये सेरेवावाक वैक्सीन है ये सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाया है, और जिसको जो है वो जो हमारा ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है उन्होंने अप्रूव भी कर दिया है। अब जो इस वायरस के फैलने से जो है वो क्या हो सकता है, सर्वाइकल कैंसर हो सकता है। ये सबसे सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर है जो विमेन्स में देखा गया है। हालांकि इस सर्वाइकल कैंसर को एलिमिनेट किया जा सकता है अगर इस वैक्सीन को, जो एचपीवी वैक्सीनेशन है, अगर वो प्री प्यूबरटल गर्ल्स को दे दिया जाए, मतलब वो प्यूबर्टी अचीव करने से पहले इन गर्ल्स को ये वैक्सीन दी जाए, तो इनको इस सर्वाइकल कैंसर को जो है वो रोका जा सकता है। फिर उसके बाद आता है एप्स्टीन बार वायरस, दैट इज ईबीवी। ये भी एक कैंसर कॉजिंग ही है। ठीक है। ये क्या करता है, किसको अटैक करता है, ये करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, और इससे भी जो है वो ब्रेन कैंसर होने का बहुत बड़ा खतरा रहता है। फिर उसके बाद जो आता है वो आता है हमारा मारबर्ग वायरस डिजीज। अब इसका नाम जो है मार्बर्ग वायरस डिजीज जो है वो क्यों पड़ा है, क्योंकि ये सबसे पहले आइडेंटिफाई किया गया था 1967 में, जर्मनी में इसको किया गया था, मारबर्ग और फ्रैंकफर्ट सिटीज में किया गया था। इससे क्या है, ये बहुत ही ज्यादा हाईली इन्फेक्शियस वायरल डिजीज है। इसमें जो फर्टिलिटी रेट है ना वो भी बहुत ज्यादा है, दैट इज 88%।
ये किससे फैलता है? ये फ्रूट बैट से जो है वो फैलता है। अभी तक इसके लिए कोई भी वैक्सीन है वो डिराइव नहीं हुई। अब इसके बाद देखेंगे कि कुछ जो डिजीज हैं जो न्यूज में रही हैं वो कौन कौन सी हैं। जो सबसे पहली डिजीज न्यूज में रही है वो है काला आजार, जिसको ब्लैक फीवर भी बोला जाता है या फिर इसको वायसरल लेशमेनाइसिस भी बोला जाता है। अब ये भी एक प्रोटोजोआ पैरासाइटिक डिजीज है जो किसके काटने से फैलती है? ये सैंड फ्लाई की काटने से जो है वो फैलती है। अब इस डिजीज का जो मेजर रीजन होता है ना वो है मेलन्यूट्रिशन, पॉपुलेशन डिस्प्लेसमेंट, पुअर हाउसिंग, वीक इम्यून सिस्टम और एनवायरमेंटल चैलेंजेस। हालांकि जो डिजीज है ये क्या है? ट्रीटेबल है और क्योरेबल है। और जो ये डिजीज है मेनली बिहार, झारखंड, यूपी और वेस्ट बंगाल जो है वहां पे पाई गई। अब इंडिया में जो है हमारा नेशनल काला आजार एलिमिनेशन प्रोग्राम भी चल रहा है। 2015 तक हम इस डिजीज को एलिमिनेट करना चाह रहे थे, पर हमने जो ये डेडलाइन मिस कर दी है। फिर उसके बाद जो सेकंड जो डिजीज न्यूज में थी वो थी अफ्रीकन स्वाइन फीवर। अब जो ये फीवर है ना ये पिग्स की वजह से फैलता है, ये पिग्स में होता है। पिग, पोर्क, पोर्क प्रोडक्ट्स, इन सब का यूज करने से ये जो अफ्रीकन स्वाइन फीवर है ये जो है फैल रहा है। ये बहुत ही हाईली कंटेजियस और डेडली वायरल डिजीज है। इसमें कम सीधा सीधा फेर्टिलिटी रेट जो है वो 100% है, मतलब एक बार हो गया तो बच ही नहीं सकता। हालांकि ह्यूमन हेल्थ को इससे थ्रेट नहीं है क्योंकि ये पिग्स से ह्यूमन में नहीं फैलता, ये सिर्फ पिग्स में ही है। ठीक है। इसके सिम्टम्स हो सकते हैं कि, और इसकी कोई इफेक्टिव वैक्सीन भी नहीं है। हाई फीवर, वॉमिटिंग, डायरिया अमंग अदर्स, ऐसे कुछ सिम्टम्स जो है वो हो सकते हैं। इसको पहली बार रिपोर्ट किया गया था 2019 में। फिर जो इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है बायोप्लास्टिक। रिसेंटली एक ब्रिटिश कंपनी ने ऐसा दावा किया है कि उन्होंने वर्ल्ड का पहला बायोप्लास्टिक विनाइल रिकॉर्ड जो है वो बना लिया है, जो किसको रिप्लेस कर देगा? पॉलीविनाइल क्लोराइड को जो है वो रिप्लेस कर सकेगा। अब जितने भी बायोप्लास्टिक होते हैं वो कहाँ से डिराइव किए हैं? इन्होंने शुगर और स्टार्च से करे हैं, ना कि किसी गैस या फिर ऑयल से, जो क्या है बहुत ज्यादा टॉक्सिक वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं अगर ऑयल या गैस से कोई प्लास्टिक प्रोड्यूस किया जाता है। पर इनको शुगर और स्टार्च से प्रोड्यूस किया है तो इनका कोई भी नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी नहीं है। अब नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी नहीं है, ये एक पॉजिटिव फैक्टर हो गया। और दूसरा पॉजिटिव फैक्टर क्या है इसका? इसका है 100% डिग्रेडेबल है। इससे जो है वो एनवायरमेंट को हार्म नहीं होगा। फिर इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट और जो लास्ट टॉपिक है वो है पॉप फेम। यूएस साइंटिस्ट ने रिसेंटली एक फ्यूल डेवलप किया है। तो जो पॉप फेम है वो एक तरीके का फ्यूल है जो कहाँ से डिराइव किया है? बैक्टीरिया से डिराइव किया गया है। कहाँ से डिराइव किया गया है? बैक्टीरिया से डिराइव किया गया है। अब एक चीज इसमें जो देखने वाली है वो कि क्यों इम्पोर्टेंट है। इसकी जो एनर्जी डेंसिटी है ना वो 50 मेगा जूल से ज्यादा है एज कंपेयर टू पेट्रोल एंड जो हमारा केरोसिन बेस्ड रॉकेट फ्यूल है। पेट्रोल भी कितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर पाता है? 32 मेगा जूल। और जो हमारा केरोसिन बेस्ड रॉकेट फ्यूल है वो 35 मेगा जूल तक। तो ये एक तरीके से आइडियल प्रूव होगा रॉकेट फ्यूल के लिए, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है आसानी से कि पॉप फेम क्या है? तो ये एक तरीके का फ्यूल है और जो कहाँ से प्रोड्यूस होता है? ये एक बैक्टीरिया से प्रोड्यूस होता है। अब इसी के साथ जो हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन है जुलाई मंथ का वो कंप्लीट हो गया है। अगर आपको इस वीडियो से हेल्प हुई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। थैंक यू सो मच।